नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत की बिसात पर बिछी खबरों को सच्चाई की कसौटी पर परखने के बाद आपके सामने परोसने वाला वो बुलेटिन जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि उनके हर पहलू को भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए आज 24 के चक्रवर्ती में क्या कुछ रहने वाला है खास। सबसे पहले आज बात करेंगे भव्य और दिव्य राम मंदिर की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्थायी मंदिर से रामलला की मूर्ति अपने हाथों में लेकर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से ईडी एक्शन में है, जिससे देश के 3 राज्यों में टेंशन है। दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसके बाद अगली खबर जो आपको बताएंगे, कैसे एक जूस बेचने वाला करोड़ों को चूना लगाकर सट्टेबाजी का किंग बन गया है, इसका भी जिक्र करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अपने स्टेटमेंट से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना अब सियासी अंगने में आने की कैसे तैयारी कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले राम मंदिर का जिक्र करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी जोर शोर से इस वक्त चल रही है। हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने के लिए इस वक्त बेताब है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति उसके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्थायी मंदिर से रामलला की मूर्ति अपने हाथों में लेकर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाएंगे। इस पुनीत कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रोटोकॉल छोड़ देंगे। पीएम मोदी भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पैदल ही तय करने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी होगी। इसके अलावा गणमान्य कई मेहमान इसमें शिरकत करेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए कार्य तेजी से इस वक्त चल रहा है। 24 घंटे यानी 3 शिफ्ट में 2600 मजदूर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले उनके सामने अक्षत चावल का पूजन किया जाएगा। पूजित अक्षत को भारत के 5 लाख गांव तक भेजा जाएगा। 26 जनवरी से रामलला के दर्शन के लिए मंदिर द्वार खुल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे अयोध्या में हर घर 5 दीपक जलाए जाएंगे। भगवान की फोटो को प्रसाद के रूप में 10 करोड़ घरों तक वितरित किया जाएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 50 लाख लोगों के आने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। वहीं 1000 शौचालय की व्यवस्था की गई है। 25,000 लोगों को भोजन और रहने की वहां पर व्यवस्था की गई है। रामलला की अचल मूर्ति दिसंबर तक बनकर के तैयार हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर आएगा। खेल जगत की हस्तियां यहां शामिल होंगी। पूर्व सेना कर्मी, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस के कुछ अधिकारी यहां पर होंगे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान शहीदों के परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे। देश के प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। चलिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां जेपी नड्डा ने 2024 में फिर से मोदी सरकार की जीत का दावा किया है, वहीं कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते भी नजर आए। आपने देखा दुनिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना की चपेट के कारण लड़खड़ाई ना, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से आगे बढ़ा और सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी। आज भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और अभी आप दिव्यराज को जिताएंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे, 2024 में फिर मोदी जी को बैठाएंगे और 2028 में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बताइए, भारत का नाम दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहने मैं सुनना चाहूंगा, भारत का नाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब याद करो, जब तुमने कांग्रेस को चुना था तो कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था?
ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? 2G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? दुनिया में हम भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखे जा रहे थे कि नहीं देखे जा रहे थे? तो वो था समय, और आज है समय मोदी जी के नेतृत्व में, ये भी हमको याद है। देश के लिए सूबों में ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त कर रही है। ईडी के एक्शन से 3 राज्यों में इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापेमारी की। शराब घोटाले में घिरी दिल्ली सरकार की टेंशन और बढ़ गई है, जबकि ईडी रेड से चुनावी मौसम में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। ईडी की कार्रवाई लगातार इन 3 राज्यों में जारी है। ताबड़तोड़ छापे इस वक्त पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से एक्शन मोड में, और 3 राज्यों में इस वक्त टेंशन की स्थिति है, क्योंकि इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसके मद्देनजर ईडी की ये कार्रवाई सियासत पर क्या भारी पड़ जाएगी, एक अहम सवाल है। छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम की फिजा और गर्म हो गई है। महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सबसे पहले दुर्ग में हुई ये छापेमारी। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव, इन तमाम इलाकों में ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही दुर्ग भिलाई में ईडी ने बीजेपी पार्षद के पूर्व ड्राइवर के घर पर ईडी ने छापा मारा। भिलाई हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 15 के रहने वाले असीम उर्फ बप्पा के घर पर ईडी ने जिस वक्त छापा मारा, उस समय घर पर कोई नहीं था। ईडी की टीम घर के अंदर दरवाजा तोड़ करके दाखिल हुई। भिलाई हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 15 में ये छापेमारी हुई है। असीम उर्फ बप्पा के घर से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। छापेमारी के वक्त घर में कोई नहीं मौजूद था। घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर दाखिल हुई ईडी की टीम, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आसिफ दत्त पेशे से वैसे ड्राइवर है। आसिफ पूर्व पार्षद के घर ड्राइवरी का काम करता था। ईडी की टीम ने आसिफ के घर के दीवान से लगभग 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। ईडी ने रायपुर, रायगढ़, दुर्ग में सट्टा कारोबार से जुड़े 8 लोगों के घर पे छापा मारा है। रायपुर में 3 जगहों पर, यानी कि वॉलफोर्ट सिटी, स्वर्णभूमि और अशोका रत्न में यह छापेमारी की गई। इसके अलावा ईडी ने ज्वेलरी और पेट्रोल पंप के संचालक के घर भी दबिश मारी है। इसके अलावा राजनांदगांव में भी ईडी ने दबिश दी। कोरबा में बीजेपी नेता गोपाल मोदी के यहां भी ईडी ने छापा मारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करें राजस्थान में चल रहे इस वक्त जो सियासी हलचल है उसकी। राजस्थान में ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर के तकरीबन 24 जगहों पर छापेमारी की है। जेजेएम घोटाले में ईडी का एक्शन इस वक्त तेज है। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने मंत्री महेश जोशी के दफ्तर की छापेमारी की है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी। चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता के आवास पर भी ये छापेमारी की गई। इसके साथ ही एडिशनल चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के आवास पर भी सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। 24 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है, छापेमारी की है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में तलाशी इस वक्त ले रही है। ये छापेमारी जयपुर में 25 ठिकानों पर की गई है, जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल है। अब ये पूरा घोटाला क्या है, पूरा मामला क्या है, वो भी आपको समझा देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर जेएमएम घोटाला क्या है। सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने टेंडर एक जारी किया। 2 फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर्स जारी उस वक्त किए गए। 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए। जीआई पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप वहां लगाए गए। अफसरों पर इसका बिल पास करने का आरोप लगा है। जून 2023 में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया। जेजेएम के तहत 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, और यही पूरा मामला है जिसमें इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो घोटाले में ईडी का एक्शन तेज है। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की रेड। ईडी ने मंत्री महेश जोशी के दफ्तर की भी छापेमारी की है। चलती रही रेड, तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का, और ऐसा कुछ खास था नहीं। सिर्फ घर को बुरी तरह से इन्होंने तलाशी ली, जिसमें इनको कुछ मिला नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि ये प्रायोजित थी सारी की सारी। ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है, और उस चक्कर में इन्होंने टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवालात जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि
इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। चलिए खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हुए देखिए, इस वक्त देश भर में महादेव ऐप की चर्चा खूब हो रही है। ये वही महादेव ऐप है जिसके जरिए करोड़ों लोगों को चूना लगाया गया। जहां तक इस ऐप में बॉलीवुड का तड़का भी खूब लगा। महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने के पीछे सिर्फ 2 मास्टरमाइंड हैं। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड कौन कौन है वो आप समझिए। सौरभ चंद्राकर, इसके साथ ही रवि उप्पल, इन दोनों ने ही मिलकर के महादेव ऐप को शुरू किया और बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का है। सौरभ चंद्राकर ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर के लोगों को खूब चूना लगाया और फिर यूएई को अपने काले कारोबार का गढ़ बना लिया। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जूस बेचने वाला सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर आखिर है कौन। सट्टे के कारोबार में आने से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचता था चंद्राकर। कंपनी का टर्नओवर 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया इसने। साल 2019 में सौरभ दुबई चला गया। सट्टा ऐप का काम वहां पर उसने शुरू किया। धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का एक बड़ा नाम बन गया सौरभ। महादेव ऐप क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। आखिर महादेव ऐप से कैसे ठगी की जाती थी ये पूरा प्रोसीजर आपको बताते हैं। ठगी को ध्यान में रख करके इस ऐप को डिजाइन किया गया। सभी लॉटरी और वेटिंग ऑप्शन को ठगी के लिए डिजाइन किया गया। इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा पैसे खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी। शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। महादेव ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम में जीत मिलती रहती थी। लगातार जीत दे करके बेटिंग करने वालों का भरोसा जीतकर सट्टे की लत उसे लगवाई जाती थी। बाद में जब कोई बड़ी रकम लगाता था तो वो हार जाता था। बड़ी रकम के लालच में हजारों लोग महादेव ऐप का इस्तेमाल करते रहे, उस पर सट्टा लगाते रहे। ऑनलाइन गेम के सॉफ्टवेयर की कमांड संचालक के हाथ में हमेशा रहती थी। खेलने वाले की हार करीब करीब इसमें तय रहती थी। पिछले साल तकरीबन 10 लाख लोगों ने महादेव गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाया। ये सट्टा 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का होता था। महादेव ऐप ने बेटिंग करवाकर जमकर पैसा कमाया। हवाला के जरिए विदेशों में भी फंड ट्रांसफर इसके जरिए किए गए। महादेव ऐप की ब्रांच देश और विदेश में फैली हुई है, जहां से सऊदी में महादेव बेटिंग ऐप का हेड ऑफिस है और कई मेट्रो शहरों में भी इसका ब्रांच है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन एक गेम ऐप है। ऐप के प्रमोटर दुबई से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं। दुबई में बेटिंग लीगल मानी जाती है। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है और बड़ी रकम का लालच देकर ग्राहकों को यहां पर फंसाया जाता है। धोखाधड़ी से कई गुमनाम बैंक खातों में पैसे भी जमा किए जाते हैं। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी अब खंगाला जा रहा है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर चर्चा में रहती है, अक्सर सुर्खियों में रहती है और इस बार उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का एक संकेत दिया है। फिल्म तेजस की रिलीज के बाद कंगना गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम द्वारका के जगत मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और द्वारकाधीश मंदिर में मत्था भी टेका। कंगना रनौत ने इस दौरान बातों ही बातों में चुनाव लड़ने के संकेत दे डाले। दरअसल उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। तो देखा आपने, कंगना ने साफ तौर पर कहा कि अगर श्री कृष्ण की कृपा रही तो वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनको लेकर की अटकलें बहुत दिनों से तेज भी थी। चलिए अब राजस्थान का रुख करते हैं, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त सियासी पारा बिल्कुल हाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट वितरण की रफ्तार तेज होने के साथ ही विरोध भी तेज हो गया है। राजस्थान की 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद दोनों दलों में खुलकर विरोध चल रहा है। इसमें कई पूर्व विधायक भी हैं जिन्हें पार्टी ने इस बार मौका नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जमकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। नदबई से पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, इसके साथ ही बनाया सीट से जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल की पत्नी डॉक्टर श्रुति बनावत का मां सीट से पूर्व विधायक शमगुल हुसैन, इसके साथ ही अलवर रामगढ़ सीट से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, बांसवाड़ा सीट से हखरू गैड़ा, इसके साथ ही डग सीट से पूर्व विधायक रामचंद्र सुनारीवाल, अजमेर उत्तरी से ज्ञान
शाश्वत और इसके साथ ही ब्याबर सीट से इंद्र सिंह बागावास और महेंद्र सिंह, बीकानेर पश्चिम सीट से महावीर राका का टिकट काटा गया है, जिसके बाद ये सभी इस वक्त विरोध में उतर गए हैं। और वही बात कांग्रेस की करें तो डूंगरपुर सीट से पूर्व विधायक लाल शंकर, इसके साथ ही आसपुर से सुरमाल परमार, इसके साथ ही लून करसर से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, पुष्कर सीट से पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहोली और हाजी कयूम, और इसके साथ ही कई ऐसे और नेता हैं जो टिकट न मिलने से नाराज हैं। हिंडौन सीट से विधायक हैं भरोसी लाल जाटव, और तो वही मनोहर थाना सीट से पूर्व विधायक हैं कैलाश मीणा, जो कि पार्टी के विरोध में इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके सुर इस वक्त तेज हैं। बात अब तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को इजाजत देने का ये पूरा मामला है। रूट मार्च को अनुमति देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर के लिए ये सुनवाई टली है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में ये सुनवाई टली है। तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आज कहा वो इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को बाधित करने के लिए डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। और इसी बीच बलिया से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी की अपराधियों को खुली चुनौती, बेटियों की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी की तरफ से ये स्टेटमेंट, ऐसे लोगों को यमराज भी नहीं बचा पाएगा। रावण और कंस जैसी दुर्गति तय है। नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, और लेकिन जिस तरीके से बीएचयू में कल धरना और विरोध प्रदर्शन हुआ और बनारस में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे नजर आए, उसके बाद लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ की गई उसे सजा दी जाएगी, और योगी आदित्यनाथ ये करके रहेंगे। और यही वजह है कि आज बलिया के इस मंच को उन्होंने चुना और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि कल वाराणसी में जो भी घटना हुई है उनके गुनहगारों को सजा जरूर दी जाएगी। अपराधियों को सीएम योगी की खुली चुनौती, और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली वाराणसी तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, और बेटी की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं को कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी हालत बेहद खराब होगी और दुर्गति रावण जैसी होगी। चलिए कुछ और अहम सियासी खबरों का रुख करते हैं। प्रियंका खड़गे बनेंगे कर्नाटक के क्या मुख्यमंत्री। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और सिद्धरमैया को दूसरी बार सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका खड़गे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। आलाकमान कहे तो मैं सीएम बनने के लिए रेडी हूं। प्रियंका खड़गे की तरफ से ये स्टेटमेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे वर्तमान में कर्नाटक के आईटी मंत्री हैं। कांग्रेस में पहले भी हुई थी सीएम पद को लेकर के खींचतान। कितने करोड़ की संपत्ति की मालकिन है महुआ मोइत्रा। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय दिए एफिडेविट के अनुसार महुआ मोइत्रा के पास तकरीबन 2 करोड़ 64 लाख की कुल संपत्ति है। महुआ के पास 70 लाख की डायमंड रिंग और लंदन में बैंक बैलेंस है। 25 लाख की कलाकृतियां, चांदी के फूलदान, टी डिनर सेट है। लंदन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में तकरीबन 1,30,000 रुपए जमा है। भारत के उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 83 लाख रुपए का बैलेंस है। इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त तेज। सिंगरौली की देवसर सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला है। 80 साल के नाना के सामने खड़ी है 27 साल की नातिन। कांग्रेस ने देवसर से वंशमणि प्रसाद वर्मा को उतारा है। सपा से वंशमणि की नातिन सुषमा प्रजापति मैदान में है। वंशमणि प्रसाद वर्मा 3 बार रह चुके हैं विधायक।
सीएम शिवराज के मित्र के बेटे ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे ने पार्टी से इस्तीफा दिया। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बुरहानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह के करीबी मंत्री थे नंद कुमार सिंह चौहान। पिता के निधन के बाद हर्षवर्धन सिंह चौहान ने खंडवा लोकसभा सीट पर भी जताई थी दावेदारी। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस को बीजेपी का टिकट मिलने पर हर्षवर्धन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।